बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज से हम बाकायदा अपनी फॉर्मल स्टडीज़ का आगाज़ करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन द चार्जेस एंड स्टैटिक्स मीन रेस्ट पोजिशन और एट रेस्ट। So electrostatics क्या है? The branch of physics in which we study the charges at rest under some electric force। आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दो पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड करके जो फोर्स रखती है, इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स which holds the charges in an atom or molecule। इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी होल्डिंग फोर्स है जो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के दरमियान उनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड करके रखती है। इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसमें आपको पता है कि जो चार्जेस हैं वो दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। द लाइक चार्जेस attract each other, or sorry, alike charges repel each other, and the opposite charges attracts each other। Opposite charges attracts each other। लाइक अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर सिमिलरली अगर लाइक चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पहला टॉपिक है जो फेमस है बहुत, वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। सो दोस्तों, व्हाट इज़ कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ जो है वो एक चार्ल्स कूलम, जो कि फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे, उन्होंने 1874 में कूलम्स लॉ दिया था, जो कि है so this law states that the force of attraction or repulsion between two charges, the force of attraction or repulsion between force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges
and is inversely proportional to the square of distance between them. इसको अगर हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. टू चार्जेस हैं Q1 Q2. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम टू चार्जेस लेते हैं. दिस इज़ Q1 and this is Q2. इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस. F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इज़ इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of the charges. This is the product of magnitude of the charges and is inversely proportional to the square of distance between them. F is inversely proportional to 1 over R square of the distance between them. Distance को हमने R से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे square of the डिस्टेंस बिटवीन दैम. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास. F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं. अब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रूल है कि हम कांस्टेंट लगाते हैं. तो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. सो ये इस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, स्टेटमेंट है. हेयर द K इज़ द कांस्टेंट, K is the constant. K की वैल्यू अब हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे. तो दोस्तों अगर मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज़ चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, इन दोनों के दरमियान अगर मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है तो K की वैल्यू होती है K इज़ इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught. K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ये है K की वैल्यू अगर फ्री स्पेस है. इसमें epsilon naught is, what is epsilon naught? Epsilon naught is electrical constant. This is electrical constant which is also known as permittivity of free space. Epsilon naught is electrical constant known as permittivity of free space. SI में इसकी वैल्यू जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है SI यूनिट में वो है एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो K की वैल्यू हमारे पास आएगी K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इज़ इक्वल टू, जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ K। सो अब हम लिख सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है या कूलम फोर्स, फ्री स्पेस में कूलम फोर्स क्या होगी। ये तो K की वैल्यू है जब इन दोनों के दरमियान फ्री स्पेस है, तो K की वैल्यू निकल आई 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F in free space value of F is equal to K की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 by R square. This is the value or the Coulomb force in the free space when there is a free space medium between two charges. For example, if there is a medium between both the charges, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में अगर कोई मीडियम रख दिया जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, एप्सिलॉन आर लगाएंगे। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, एप्सिलॉन आर इज relative permittivity। relative permittivity क्या है कि जब इन दोनों के दरमियान में कोई मीडियम रख दिया जाएगा तो जो कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर इंसुलेटर है तो वो डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, या इसके अलावा मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट परमिटिविटी होती है। जैसे एयर की 1 है, इसी तरह ग्लास की 4.8 से 10 है, मीका की डिफरेंट है। तो हर एक एलिमेंट की डिफरेंट जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। जब यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं होगी, कोई एक एलिमेंट रख दिया जाएगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन आर। तो अब K की वैल्यू क्या बन जाएगी, K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे अब कूलम की क्या वैल्यू हो जाएगी, कूलम फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जब इन दोनों के दरमियान एक कोई एलिमेंट रख दिया जाएगा, तो वो बन जाएगी F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 by R square। सो दिस इज़ द फोर्स जब इन दोनों के दरमियान में कोई फ्री स्पेस नहीं होगी, जबकि कोई एलिमेंट होगा। और ये कब होगी, जब यहाँ पे फ्री स्पेस होगी। सो दोस्तों, अभी आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, उसके बाद कूलम लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ी। उसमें हमने दो कंडीशंस पढ़ी है कि जब फ्री स्टेट होगी, उन दोनों के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस होगी, तो उसको उस वक्त K की वैल्यू क्या होगी, और इसी तरह कूलम्स फोर्स की वैल्यू क्या होगी। और सिमिलरली जब उन दोनों के दरमियान कोई मीडियम रख दिया जाएगा तो इसकी कूलम्स फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हमने आज के लेसन में पढ़ा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व। तो जब हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इससे आपको ये इस टॉपिक को
आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आपको इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो जो आपके दोस्त FSC में हैं और इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं तो वो इसको अच्छे से समझ लें। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।